नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, साथ ही कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बंके, और मनोज कुमार जैन हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च हैं और डायरेक्टर हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट से आज की 10 बड़ी खबरें, यानी टॉप 10। टॉप 10 में गोल्ड की बात करें तो लगातार यहां पर भी तेजी दिख रही है। 52,000 के बेहद करीब जाता हुआ भाव दिख रहा है। 300 रुपए तक की मजबूती MCX गोल्ड में आज दिख रही है। चांदी की बात करें तो करीब 800 रुपए की तेजी चांदी में भी दिख रही है। 61,600 रुपए के करीब चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड ओपेक के फैसले के बाद क्रूड का मोमेंटम और तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि डिस्काउंटेड भी था कि इस बार उत्पादन कटौती हो सकती है और उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। ब्रेंट देखिए $94 के करीब अब जाता दिख रहा है। नेचुरल गैस यहां पर भी आज तेजी का रुख है, 570 रुपए के ऊपर MCX पर नेचुरल गैस। कॉपर चिली में उत्पादन 10% घटने की खबर से कॉपर कीमतों को भी सपोर्ट मिल रहा है। बाकी बेस मेटल्स, जिंक देखिए जबरदस्त तेजी, 2 से 2.5% तेजी। एल्युमिनियम लेड में भी 1% तक की तेजी है। एग्री मार्केट बात करें तो यहां पर भी ज्यादातर काउंटर्स तेजी है। मेंथा आधे % की तेजी के साथ अब 1,000 रुपए के बेहद करीब पहुंचता दिख रहा है। कॉटन में भी अब मांग लौटती दिख रही है, 33,000 के ऊपर पहुंच गया है MCX कॉटन का अक्टूबर का वायदा। हल्दी में भी आज तेजी है, 7,200 रुपए के पास भाव है। धनिया 11,000 के ऊपर। जीरा हालांकि दायरे में है, 23,900 रुपए के आसपास। चलिए अब खबरों के बाद अब सीधा क्रूड का रुख करते हैं, क्योंकि क्रूड में काफ़ी एक्शन है। और जिस तरह से ओपेक ने नवंबर से रोजाना 20 लाख बैरल उत्पादन घटाने का फैसला किया है, और ये कटौती 2020 के बाद सबसे बड़ी कटौती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इस तरह से अगर मार्केट में इस तरह के फैसले लेंगे तो यूएस जैसा बड़ा कंज्यूमर और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। यूएस से खबर ये आ रही है कि यूएस अब ओपेक का जो प्राइस पर जो नियंत्रण है उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर वहां पर बैठकें चल रही है। साथ ही इंपोर्ट पर निर्भरता भी कम करने की यूएस की आगे प्लानिंग है। और रिजर्व से अगले महीने करीब 10 मिलियन बैरल वो अतिरिक्त ऑयल अगले महीने जारी यूएस में किए जाएंगे। तो ये कुछ ओपेक के फैसले के बाद ये डिसीजन यूएस में लिए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ नवीन माथुर साहब भी हैं, डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के। नवीन जी, क्या लग रहा है क्रूड मार्केट को लेकर? अब यूएस का क्या स्टेप हो सकता है आगे? किस तरह से मार्केट में बदलाव होंगे एनर्जी मार्केट में? ओके, तो धन्यवाद विश्वनाथ जी, विश्वमोहन। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तेजी आ सकता है मार्केट में। और हमने जो कल ओपेक प्लस ने डिसाइड करा तकरीबन प्रोडक्शन कट 20 लाख बैरल्स पर डे से करने के लिए, सो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कल और आज मार्केट में देख रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ दिस इज जस्ट अ डिसीजन, मींस वी शुड रिमेंबर दैट इट इज जस्ट अ डिसीजन टू कट the production by 2 million barrels per day. It has to happen. मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है, इस पे ग्राउंड में आपको उतर के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये मूव हो रही है या नहीं। बेस्ड ऑन द न्यूज, द डिसीजन, the crude oil prices, both the Brent and the WTI, have taken an uptrend. Means अगर आप देखें तो तकरीबन नाइमेक्स के अंदर the crude prices have gone, the WTI contract has gone from around $80, $79 to approximately $86 a barrel. $87, $88 a barrel. तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी भी, ग्लोबल इकोनॉमी एक जर्क रिएक्शन दे सकती है, क्योंकि अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं विश्वमोहन जी, हमें ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपके सेंट्रल बैंक्स जो इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए सारे स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं, उनको और एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक जो ग्लोबल रिसेशन अभी दिखाई दे रहा है कि मतलब कि इतना बड़ा ग्लोबल रिसेशन नहीं हो सकता, इट वुड बी अ सॉफ्ट रिसेशन। बट अगर ऐसा कुछ हुआ और आपको सेंट्रल बैंक्स और तेजी का हॉकिश स्टैंस रखेंगे तो रिसेशन एक न्यूट्रलाइज कर सकता है इस न्यूज को जो 2 मिलियन बैरल्स को लेके आज बन रही है। सो मेरे ख्याल से सप्लाई कंस्ट्रेंट
is definitely gonna push the prices on the upside, and they have done that in the last one day. But at the same time, we also need to understand what kind of repercussions it would have on the global economy. If the demand itself falls for energy, then maybe it will neutralize and we may not see a very strong uptick on the energy and the crude prices. At the same time, on the NG, winters would be something to be looked into. If the prices are that high, then definitely people will not spend money on non-essential items. So therefore, I think it has to be a neutral kind of a strategy on the supply side. आपने 2 million barrels काटे, वो देखना है कि कटते हैं या नहीं. And at the same time, the global recession, because of the inflationary concerns और क्रूड के भाव बढ़ने से वो और मजबूत inflationary concerns हो सकती हैं, जो सेंट्रल बैंक्स को डोविश रहते हुए भी और ज्यादा हॉकिश बना दें. विश्व मोहन जी. ओके, कुणाल जी, आपका व्यू क्या है क्रूड को लेकर? अब क्या लग रहा है, जिस तरह से तेजी आई है ओपेक के फैसले के बाद, अब क्या मार्केट में अब पूरी तरह से चीजें डिस्काउंट हो गई है? यूएस भी अब अलग तैयारी कर रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है किस तरफ अब क्रूड का मार्केट जाएगा यहाँ से? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. 2.5 मिलियन बैरल्स का ऑयल की मार्केट में डेफिसिट हो जाएगा आफ्टर दिस फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर. तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $100, WTI $96-97 होने वाला है. सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओवरऑल आपको क्रूड में तेजी ही दिखने वाली है. कोई भी रिसेशन फियर होगा, कुछ भी होगा, कोई लंबा मंदी होने वाला नहीं है. $100 ब्रेंट ऑयल टेस्ट करेगा ये डिसीजन के बाद. सो इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, यानी यहाँ से 6-7%, 8% तक की तेजी और क्रूड में दिख रही है. कुणाल जी को आप क्या कहेंगे? मनोज जी. बिल्कुल, आपको याद दिलाना चाहूंगा, गत सप्ताह से ही हम जो है कच्चे तेल में तेजी की रिकमेंडेशन कर रहे थे और लगभग 6600 के आसपास जो हमने गत सप्ताह इसमें बाइंग रिकमेंडेशन किया था. और अब यहाँ पे जो ओपेक कट के बाद और भी स्ट्रेंथ जो है कीमतों में आती हुई दिख रही है. हमारा मानना है मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए. 2 दिन की रैली के बाद एक छोटा मोटा प्राइस डिप देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है. बिल्कुल, मैं भी कुणाल से सहमत हूं कि WTI में $95-96 जो है वो पहले देखने को मिलेगा और ब्रेंट में भी $100 तक के लेवल्स जो है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं. MCX पर हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार शॉर्ट टर्म में 75 से 7600 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है. 6900 जो है अब यहाँ पे MCX पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स रहेंगे. तो जो भी डिप मिले उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए. ऊपर में 7500, 7600 ये लेवल्स जो है जल्द देखने को मिल सकते हैं. 7500 से 7600, यानी यहाँ से करीब करीब 400 से 500 रुपए की तेजी आपको यहाँ पे दिख सकती है. भाविक 7150 के आसपास भाव है. करंट भाव पर क्या सलाह देंगे आप क्रूड में, MCX क्रूड में? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी. सबसे पहले मैं आपको और पूरी टीम को 1 साल के जो सक्सेसफुली आपने फिनिश किया है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा सब दर्शकों को. और दूसरी बात, जैसे मनोज जी ने भी किया, तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 2 दिन की रैली के बाद थोड़ा डिप आ सकता है. तो वो जो डिप आता है तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि आगे जाके भी मुझे लग रहा है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही है. प्रोबेबली ब्रेंट मुझे लग रहा है $98 से $100 के करीब आ सकता है. फिर वहाँ से शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट यहाँ से अभी भी $98 से $100 की रैली अभी भी मुझे लग रही है देख सकते हैं. तो इंट्राडे पर्पस देखें तो आई थिंक जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 7120 के करीब आता है. तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 7200 से 7220 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इंट्राडे रहेगा 7050 का. तो आज अगर थोड़े डिप आती है यहाँ से 30-40 पॉइंट्स की नीचे की, तो वहाँ से बाय की रिकमेंडेशन रहेगी इंट्राडे पर्पस से. चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं. अब नवीन जी, क्या लग रहा है गोल्ड में? जिस तरह की तेजी सितंबर के आखिर तक हम देख रहे थे कि 49,200-400 के आसपास में भाव था MCX पे, अब देखिए 52,000 के करीब आ गया है. चांदी में तो और ज़्यादा तेजी है. क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है और कितनी तेजी यहाँ से और बाकी लग रही है इस रैली में? इस स्ट्रेच में कहाँ तक जा सकते हैं दोनों भाव? तकरीबन 52,000 के आसपास के भाव है. 51,900 के आसपास का भाव है गोल्ड का. पर्टिकुलरली जो तेजी देखी है वो हमने 2 कारणों से देखी है. एक तो डॉलर डिप्रिसिएशन हुआ, उसका इफेक्ट आया डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि अब क्रूड के साथ इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बन रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है एज अ कमोडिटी इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन टू. एंड थर्ड
the macro environment is not looking too positive, although the things have changed post-COVID. विश्व मोहन जी, कोविड के बाद रिकवरी आई है, डेटा मिक्स्ड है, पर मिक्स्ड के बावजूद भी थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है। यूरोजोन में प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं अभी, यूक्रेन और रशिया की काफी महीनों से चल रही हैं। ऑल्दो दीज ऑल हैव बीन डिस्काउंटेड, पर अगर आप टुगेदर इन सब चीजों को देखें, एक साथ देखें नजरिए से, तो गोल्ड के लिए एक तरह से वो सही समय है तेजी में आने के लिए। सो ओवरऑल ट्रेंड बहुत तेजी का नहीं है बिकॉज ऑफ द करेंसी फैक्टर्स, बट हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है 1722 तक के जो भाव हैं वो 1731-30 का जो सीएमपी डॉलर टर्म्स में चल रहा है, ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं तकरीबन 1800 के लेवल्स और $1825 तक के लेवल्स। नीचे की जो रेंज है वो तकरीबन 1700 और 1665 के आसपास, 1695 के आसपास की लग रही है। तो 1695 to approximately 1780 or 1800 would be the tight range for gold in terms of going forward for a month or so. Bond yields का भी इफेक्ट आया है जिसकी वजह से हमने तेजी देखी। हॉकिश सेंट्रल बैंक हैं, वो चाहे फेड हो, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या ईसीबी हो, except for Turkey central bank, no other banker is dovish, everybody is hawkish. So I think with that particular stance, the currency factor also would play a critical role, and would play a critical role in terms of the trajectory of gold towards bullishness or bearishness. But एक range अभी जो फिलहाल दे रही है वो ये दिख रही है। ओके कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, ये तेजी कहां तक जाती दिख रही है गोल्ड और सिल्वर पर? आपका व्यू क्या है यहाँ से? एकदम सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, तेजी है गोल्ड में, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो भी अनिश्चितता है और जो भी ये सेंट्रल बैंक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके कारण वो लोग क्यूटी करेंगे तो भी रिसेशन आएगा और गोल्ड बढ़ जाएगा, और क्यूटी दोनों कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो गोल्ड के लिए विन विन सिनेरियो है, गोल्ड में तेजी का ध्यान है, कोई कंफ्यूजन मत लाइए दिमाग में, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। $100 की हमने अपसाइड देखी है, साल के एंड तक $1850, नेक्स्ट साल $2000 गोल्ड का भाव टेस्ट करने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, वो सब प्राइस में आ गया है ऑलरेडी, ये सब गोल्ड में हमने मंदी देख ली है उसके चलते हुए। सो नॉट टू वरी, गोल्ड में बिंदास कोई करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं और डिप पे भी बाय कर सकते हो। ओके सर, कोई स्टॉप लॉस ट्रेडर्स को दे रहे हैं क्या आज कुणाल जी? आई थिंक मेरी राय में आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए गोल्ड में। तकरीबन अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो 51,900 के रेट चल रहे हैं। सो ऑन द डाउन साइड पे 50,000, थोड़ी लंबी अवधि के लिहाज से 50,000, 51,450, 500 तक रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2,000 रुपये की हमने तेजी देखी है गोल्ड में। सो 400-500 रुपये घट सकता है। ओके, यानी 400-500 रुपये तक की नीचे की गिरावट आ सकती है, करेक्टिव मूव रहेगा वो, करेक्शन पे फिर आपको यहाँ पर बाइंग करके चलना है, ऐसा कुणाल जी को लग रहा है। शुक्रिया नवीन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बुलियन और एनर्जी मार्केट पर अपना व्यू रखा। मनोज जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड पर, क्या करना चाहिए गोल्ड में? बिल्कुल, यहाँ पे डिप्स में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी गोल्ड में। मेरा मानना है कि 51,500, 51,300 की रेंज में मिले तो गोल्ड लेकर के चलना चाहिए। 50,800 के स्टॉप लॉस से ऊपर में शॉर्ट टर्म में 52,500, और थोड़ी सी अगर लंबी अवधि की बात करें तो 53,000 जो है फिर एक बार देखने को मिल सकता है। लेकिन चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूँ। गत सप्ताह भी हमने 56,000 के आसपास यहाँ पे रिकमेंडेशन किया था और वहां से लगभग 10% की रैली हम एक सप्ताह में देख चुके हैं। तो सिल्वर अभी भी यहाँ पे जो है आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को। सिल्वर में इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ पे अगर 61,200 के स्तर मिले तो बाय करके चलें। ऊपर में 62,200 तक के लक्ष्य के लिए एक स्टॉप लॉस 60,660 का रखें। थोड़ी सी लंबी अवधि की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 67,000 तक के जो लेवल्स है वो फिर एक बार यहाँ आते हुए दिखेंगे। तो चांदी यहाँ पे सोने को आउट परफॉर्म करेगी, लेकिन ट्रेंड सोने और चांदी का भी यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। इंट्राडे के लिए अगर चांदी आपको खरीदना है तो 60,660 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। 62,200 का टारगेट है, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो चांदी 67,000 तक भी जा सकती है। वहीं गोल्ड
पोजिशनल जो बायर्स है उनके लिए 53,000 के टारगेट है और आज के लिए एक छोटे टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 50,800 का स्टॉप लॉस भी गोल्ड में जरूर लगा लीजिएगा। भाविक, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? दोनों में मैं बाई हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि गोल्ड में और एक पॉजिटिव फैक्टर आ गया है कि जहाँ पे हम देखें प्रीवियसली भी कि क्रूड ऑयल और जो सोना है उसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अगर अभी कच्चा तेल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा और ये भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन यहाँ से गोल्ड के लिए है। और इंट्राडे पर्पस अगर देखो तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 200-300 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से वहाँ से बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 51,650 के करीब आता है, तो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 52,000 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 51,500 का। चांदी की बात करें तो चांदी में भी अगर हमने देखे तो लास्ट 3 वीक से जो शॉर्ट कवरिंग आ रहा है वो अच्छा खासा है और अभी भी शॉर्ट यहाँ से थोड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और नई लॉन्ग पोजीशन भी चांदी में बिल्डअप हो सकती है। तो सोने और चांदी में मुझे लग रहा है आगे जाके आई थिंक चांदी ज़्यादा बेहतर आउट परफॉर्म करेगी। तो चांदी जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 61,000 के करीब आता है, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 62,200 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 60,500 का। कुणाल जी, 61,500 के ऊपर चांदी है, इन स्तर पे खरीदें क्या चांदी अभी? 2 दिन में बहुत बड़ी तेजी हो गई है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। थोड़ा करेक्शन में लेने के लिए रिकमेंड करूँगा। अराउंड 61,100 61,000 के आसपास में बाय करना प्रेफर करूँगा। ओके, और वहाँ से क्या टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस क्या लगा ले इस ट्रेड में सर? 62,000 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 60,750 का। ओके, 60,750 का स्टॉप लॉस लगा ले और 61,000 जब यहाँ से और 500 रुपये नीचे भाव मिले तब आप यहाँ पर खरीदने की कोशिश करें और 62,000 का फिर टारगेट आपको चांदी दिखा सकती है। चलिए मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में कई सारी खबरें भी और उसी का असर यहाँ पर देख रहे हैं। जिंक देखिए क्या तेज़ी है, आज भी 2% से ज़्यादा की मजबूती है, 288 रुपये के आसपास। कॉपर उत्पादन की खबर, कम उत्पादन की खबर से यहाँ पर भी तेज़ी है 670 के ऊपर। एल्युमिनियम तेज़ है 209 के आसपास, लेड 182 के ऊपर। कुणाल जी, कोई टॉपिक है क्या खरीदने की सलाह देंगे? जिंक में अभी भी तेजी बाकी है क्या यहाँ से? जी, एलएमई पे जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वन ऑफ द बिग प्लेयर्स ऑफ कॉपर जिंक प्रोड्यूसर ऑफ रशिया, उसका मटेरियल लाने के लिए ना बोल दिया है, तो सेंटिमेंटली तेजी हो गई है। मेटल्स बहुत ज़्यादा तेजी मुझे नहीं नज़र आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मेटल के आउटलुक के लिए। जहाँ पे गोल्ड सिल्वर जितना अच्छा लगता है उससे इतना बुलिश मुझे मेटल नहीं लग रहा है, तो ये लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए करेक्शन का। नीचे आपको मिलेगा इवन आपको ये जिंक है जो अराउंड 287 का रेट चल रहा है, 288-89 में शॉर्ट कीजिए, 290 का स्टॉप लॉस रखिए और डाउन साइड पे 284 आता है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। मनोज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में विश्व मोहन जी हमने गत सप्ताह जिंक में बाइंग रिकमेंड की थी और लगभग 8 से 9% की रैली हमने वहां देखी है। अब 290-92 के जो जोन्स हैं वो रेजिस्टेंस जोन्स हैं, तो जिंक में अब यहाँ बाइंग अवॉइड करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, इस सप्ताह यहाँ पे कॉपर जो है एक प्रोमिनेंट बाय दिख रहा है बेस मेटल पैक में, तो कॉपर में 668 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए। 662 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 680 तक के जो लक्ष्य है वो यहाँ देखने मिल सकते हैं। तो जिस तरह की तेज़ी दिख रही है कल शाम के ही खबर की वजह से, और वही तेज़ी आज यहाँ पर भी कंटिन्यू होती दिख रही है। आपकी टॉपिक क्या है भाविक यहाँ पे मेटल में? जी, जैसे दोनों ने बताया कि 290 का एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे भी लग रहा है कि 290 का रेजिस्टेंस है और शायद वहां तक एक बार आ सकता है। तो जिंक में अभी भी बाय डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लेनकोर जो सबसे बड़ा जिंक का स्मेल्टर है वो लोग जर्मनी में नवंबर 1 से प्लांट बंद कर रहे हैं मेंटेनेंस की वजह से। तो उसकी वजह से कल हमने जिंक में प्राइस में स्पाइक दिखी थी। और आगे जाके भी अगर एलएमई में देखें तो एलएमई में स्टॉक्स जो है वो काफ़ी कम है, आई थिंक अराउंड 2009 के लो के करीब है। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े और प्राइसेस अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जिंक अगर डिप आता है 285 के करीब तो आई वुड से कि लॉन्ग कर सकते हैं 290 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 282 का। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में भी आज काफ़ी एक्शन है। मनोज जी, क्या लग रहा है, ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में आज अच्छी तेज़ी दिख रही है, कितनी तेज़ी की उम्मीद यहाँ से करें? यहाँ से खरीदारी बन रही है क्या?
नहीं, ग्वारगम और ग्वारसीड एक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ग्वारसीड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 4900 950 के जोन में एक रेजिस्टेंस यहाँ बार बार देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग की पोजीशन अगर लेके चल रहे हैं तो ऊपर में 4900 950 की रेंज में मुनाफा जो है वो लेते हुए चले। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 9500 के आसपास रेजिस्टेंस है। वर्तमान लेवल्स पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो थोड़ी और बढ़त आती है तो वहां पे फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मसालों में भाभी का आपकी कोई पिक है क्या आज के लिए? मसालों में खास करके कोरिएंडर, टर्मरिक, धनिया और हल्दी, यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। जी, धनिया मेरे आज के लिए टॉप पिक रहेगी इंट्राडे पर्पज से। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 10,950 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 11,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,750 का। आई थिंक 10,500 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में वापस सेलिंग प्रेशर आएगा। बट आई थिंक जब तक 10,500 के ऊपर है तब तक एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर 11,200 से 11,500 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। आपका व्यू मसालों पर मनोज जी? मसालों में यहाँ पे हल्दी में जो मोमेंटम बना है वो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। गत सप्ताह हमने यहाँ लगभग 6,750 के स्तर पर रिकमेंडेशन की थी बाइंग की, और वहां से लगभग 400-500 की रैली हम देख चुके हैं। नवंबर वायदा भी 7,380 पे ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ थोड़ा डीप मिलता है 7,300 के आसपास अगर भाव आते हैं तो हल्दी नवंबर वायदा में फिर एक बार बाइंग करके चलना चाहिए। 7,170 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 7,500 तक के लक्ष्य जो है हल्दी नवंबर वायदा में देखने मिल सकते हैं। कॉटन की बात कर लेते हैं, आज अच्छी तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है कॉटन को लेकर, क्या आउटलुक है कुणाल जी? थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। कॉटन में हमने ऑलरेडी अच्छी एक बाउंस बैक देखा है, पर कोई लंबी तेजी नहीं नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ से मैक्सिमम 300-400 रुपये की अपसाइड देखने मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। अराउंड 33,100 मैक्सिमम ऊपर ऑन द अपसाइड जा सकता है, वहाँ से तेजी नज़र नहीं आ रही है। करेंसी मार्केट पर कुणाल जी आपका व्यू क्या है? 81-70 पे है फिलहाल डॉलर के मुकाबले। बाई करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये जो भी अभी क्रूड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ये सभी फैक्टर को देते हुए रुपये में अप्रिसिएशन बहुत लिमिटेड है और डेप्रिशिएट होगा रुपये 82 के टारगेट्स के लिए आप बाई कर सकते हैं। यानी 82 वापस से फिर से जा सकता है, ये मजबूती टिकती हुई नहीं दिख रही है। और आपका व्यू करेंसी मार्केट पे मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे रुपी में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही। हम देख रहे हैं कि 8150 जो है वो एक रेजिस्टेंस बन गया है रुपी के लिए, और हम वहां से बार बार जो है डेप्रिशिएट होते हुए देख रहे हैं। तो फिर से एक बार रुपी जो है 82.10 82.30 ये जो स्तर है ये वापस दिखा सकता है। तो यहाँ पे 8180 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। 8150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 8210 का यहाँ पे लक्ष्य रख सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप